बाबूजी, तेरा कहा सर आंखों पर मेरे यार। ठीक है, तो आज से 5 दिन बाद आपका काम शुरू। 4 दिन बाद मनोज जी रामलाल के बेटे को फ़ोन करते हैं कि तुम्हारे पिताजी को मेजर अटैक आया है। वो चल बसे, लेकिन अपनी वसीयत लिखवा कर गए हैं, आकर अपनी वसीयत संभाल लो। रामलाल, राजेंद्र और मनोज जी सब मिल जाते हैं और उनके आने का इंतज़ार देखते हैं। ठीक 5 दिन बाद यानी फ़ोन करने के अगले दिन दोनों बेटे अपने परिवार के संग आ पहुँचते हैं। इससे पहले बेटे बहुएं कुछ बोलते बाबूजी अपने कमरे से निकलकर आते हैं और बाबूजी को सामने देखकर बेटे बहुएं हैरान रह जाते हैं। बाबूजी, आप तो ठीक ठाक है, तो हमें क्यों बुलाया गया है झूठ बोलकर? बड़ा बेटा, पिताजी आपको इस उम्र में भी मजाक सूझ रहा है? छोटा बेटा, मैं अपनी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर आया हूँ, आपको अंदाज़ा भी है कि कितना नुकसान हो गया मेरा? बड़ी बहू, ये क्या बेहूदगी है, मैंने अपना मलेशिया जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया। छोटी बहू, कल मेरे फ्रेंड की शादी है और मैं आज यहाँ पर बेवकूफ़ बनी खड़ी हुई हूँ। हाउ चीप। चारों बेटे बहुएं रामलाल जी को जिंदा सामने पाकर आग बबूला हो जाते हैं। रामलाल अपने बच्चों को सामने देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जब उनके तानों के तीर चलते हैं तो उनका दिल छलनी हो जाता है। राजेंद्र एक तरफ खामोश होकर सब सुन रहा था। छोटा बेटा, अब हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूरा कर दीजिए बाबूजी। बड़ा बेटा, हाँ छोटा सही कह रहा है बाबूजी, आपकी तबीयत तो अब ऐसी ही रहेगी, उम्र का तकाजा है, तो अपने जीते जी वसीयत हम दोनों के नाम कर दीजिए। रामलाल सब बातें सुन रहे थे। हाँ बेटा, तुम लोग सही कहते हो, मुझे ये काम कर ही देना चाहिए। बड़ी बहू, हाँ बाबूजी, बस कल हम निकल जाएंगे फिर। छोटी बहू, ओह थैंक गॉड, कल मैं शादी भी अटेंड कर लूँगी। चारों बच्चों को तो जैसे स्वर्ग मिलने का इंतज़ार हो। बच्चे बहुत उत्साहित थे, किसी तरह जल्दी से वसीयत हो जाए और हम यहाँ से निकल जाएं। रामलाल, ठीक है मेरे बच्चों। रामलाल अपने मित्र मनोज को फ़ोन करते हैं। हाँ यार मनोज, ज़रा मेरी वसीयत तो ले आना ज़रा। मनोज जी वसीयत लाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। मैं रामलाल अपनी पूरी जायदाद, घर, दुकान, जो भी कुछ मेरे पास है, अपने छोटे बेटे राजेंद्र के नाम करता हूँ और बाकी 2 बेटों को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। मेरी जायदाद पर मेरे दोनों बड़े बेटों का कोई अधिकार नहीं है। बस यह सुनते ही बेटे बहुओं की आंखें बाहर आ गई, पैरों तले से जमीन खिसक गई, कई बिजली एक साथ टूट पड़ी, पूरा घर भूकंप से के तेज झटकों की तरह हिलने लगा। वहीं राजेंद्र के भी होश उड़ गए। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो बार बार अपने कानों में उंगली देता निकालता, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। बड़ा बेटा, पिताजी आप ऐसा नहीं कर सकते, अपनी पूरी जायदाद अपने बेटों के बजाय एक नौकर के नाम कर रहे हैं। छोटा बेटा, डैड आपको अपनी वसीयत बदलनी पड़ेगी, अभी तो आप जिंदा हैं, अभी के अभी अपनी वसीयत बदल डालिए, ये वसीयत आपको बहकाकर बनाई गई है। बड़ी बहू, भला एक नौकर को कौन अपना सब कुछ दे सकता है? हम नहीं मानते। छोटी बहू, मुझे तो लगता है बंदूक की नोक पर यह वसीयत बनाई गई है। खामोश हो जाओ, रामलाल चिल्लाकर कहते हैं। खामोश, एकदम खामोश, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब सब बहुत बोल लिए, सब खामोश हो जाते हैं। ये वसीयत मैंने अपने पूरे होशो हवास में बनवाई है। जो बेटे मुझे सारी ज़िंदगी अकेला छोड़कर पराए देश में जाकर बसे, कभी मेरा हाल तक नहीं जानने की कोशिश की, मैं मर रहा हूँ या जी रहा हूँ, किस हाल में हूँ, मेरी बीमारी की खबर तक सुनकर जिन्होंने आना तक ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि फ़ोन तक करके हाल जानने की कोशिश नहीं की। क्या माँ बाप का साथ बस एक शादी होने या नौकरी लगने तक होता है? क्या माँ बाप के कोई अरमान नहीं होते? क्या माँ बाप का ही कर्तव्य होता है कि उनको अच्छी परवरिश देकर बड़ा आदमी बनाए? क्या माँ बाप का ही कर्तव्य होता है कि औलाद कैसी भी हो वसीयत उन्हीं के नाम करनी है? क्या औलाद का कोई कर्तव्य नहीं होता? औलाद का कर्तव्य बस माँ बाप के पैसों पर मौज करना होता है, माँ बाप के दुख तकलीफ के साथ देना नहीं होता। अगर औलाद का कोई कर्तव्य नहीं होता तो माँ बाप का भी कोई कर्तव्य नहीं होता कि वसीयत अपने बच्चों के नाम ही की जाए। बच्चों की तरह माँ बाप की भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ अरमान होते हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं। माँ बाप अपनी औलाद के प्यार और साथ के भूखे होते हैं। जैसा एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप का भूखा होता है, वैसे ही माँ बाप भी अपनी औलाद के भूखे होते हैं। माँ बाप अपनी औलाद की हर बात को बिना कहे जान जाते हैं। औलाद अपने माँ बाप की कहकर भी क्यों नहीं जान पाती, पर यूँ भी कह सकते हैं कि जान तो औलाद भी लेती है माँ बाप की हर बात, पर ना जानने का
दिखावा करती है। और खबरदार, जो किसी ने मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे हमसफ़र को किसी ने भी एक अल्फाज भी बोला तो मुंह नोच लूँगा, भूल जाऊँगा कौन क्या है। एक अनाथ बच्चे को मैं सड़क से उठाकर लाया, मैंने तो सिर्फ उसे आसरा दिया, 2 वक्त की रोटी दी, तन ढकने के लिए कपड़े दिए और थोड़ी सी शिक्षा, पर बदले में उस अनाथ बच्चे ने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरे अपने बच्चे होते हुए मैं अनाथ ही रहा। इस अनाथ बच्चे ने मुझे वो प्यार, सम्मान, साथ, उम्मीद दी जो मैं तुमसे चाहता था। मेरे साए की तरह राजन मेरे साथ रहा, मेरी पसंद नापसंद, मेरे दुख सुख का साथी, मुझे खुश रखने के लिए जतन करना, मेरे पाँव दबाना, मेरा सर दबाना, सर में मालिश करना, रात में मेरी एक आहट में उठ खड़े होना, मुझे मेरी माँ की तरह प्यार किया। तुम लोग कर सकते हो मेरे लिए ये सब? मैंने सोचा था तुम आओगे तो मुझे जिंदा पाकर खुश हो जाओगे, लेकिन तुम्हें तो झटका लगा। तुम मेरे लिए नहीं, मेरी जायदाद के लिए दौड़े आए हो। तो सुनो, कान खोल कर सुन लो। यकीन नहीं होता तो और दोबारा पढ़वा देता हूँ वसीयत। मैं खुद सबके सामने कहता हूँ, मेरी सारी जायदाद पर मेरे छोटे बेटे राजन का हक है। मैं तो वैसे भी तुम लोगों के बिना कई सालों से रह रहा हूँ, आगे भी 2-4 साल जो बचे हैं वो भी तुम्हारे बिना गुजार दूंगा। मुझे तुम लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा बेटा मेरे पास है, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम लोग जा सकते हो। इतना सब कुछ सुनने के बाद दोनों बेटे और बहू मुंह छुपाकर चलते बने। रामलाल जी डॉक्टर मनोज से कहते हैं, देख यार मनोज, अब राजन मेरा छोटा बेटा है और मैं तेरी पोती मीना का हाथ अपने छोटे बेटे से मांगता हूँ, तो तू देता है या उस माली को बुलाऊं? यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। सभी को हंसता हुआ देख और माली का नाम सुनकर डॉक्टर मनोज चिढ़ जाते हैं और चिढ़कर रामलाल जी से कहते हैं कि अगर तूने अब दोबारा उस माली का नाम लिया तो मैं मीना का हाथ देना तो दूर की बात गई, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगा। डॉक्टर रामलाल इतना बुरा सा मुंह बनाकर कहते हैं कि दोबारा से सभी ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। रामलाल जी डॉक्टर मनोज को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ठीक है यार, अब नहीं कहूँगा, अब तो हम समझी हो गए हैं। जो अरमान में अपने बच्चों की शादी में पूरे करना चाहता था, अब मैं राजन और मीना की शादी में पूरा करूँगा। रामलाल जी राजन की शादी डॉक्टर मनोज की पोती मीना से बड़ी धूमधाम से करते हैं और अपने सारे अरमान इस शादी में पूरे करते हैं। मीना एक बहुत ही संस्कारी और अच्छी लड़की होती है। उसके घर में आने से घर में रौनक आ जाती है। उस वीरान घर में जिसमें कई सालों से कोई औरत नहीं थी, मीना के आते ही जैसे वीरान घर और दीवारों में जान आ जाती है। एक औरत के आते ही घर का पूरा नक्शा बदल जाता है। मीना अपने सलीके से घर में 4 चांद लगा देती है। पूरे 1 साल बाद राजन पिता बन गया और रामलाल जी दादाजी बन गए। जो खुशी उन्हें उनके बेटे नहीं दे पाए, वो खुशी राजन और मीना ने उन्हें दी। खुद की औलाद से वफा नहीं मिली, लेकिन जिसे सड़क से उठाकर पाला पोसा, वो साईं की तरह रामलाल जी के साथ रहा। आज भी रामलाल जी राजन दोस्त की तरह रहते हैं और मीना रामलाल जी की बेटी की तरह उस घर में रहती है और रामलाल जी की पूरी सेवा करती है। और डॉक्टर मनोज जब भी घर आते हैं तो रामलाल जी उन्हें हर बार छेड़ते हैं, मनोज तुझे माली याद कर रहा था। यह सुनते ही सब के सब हंसने लगते हैं और डॉक्टर मनोज चिढ़ जाते हैं। रामलाल जी अपनी बचपन की और लीला की बातें बताकर राजन को बहुत हंसाते हैं और इस तरह से रामलाल जी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर बच्चे माँ बाप के बिना खुश रह सकते हैं तो माँ बाप भी बच्चों के बिना खुश रह सकते हैं। जिसके दिल से आपका प्यार खत्म हो गया हो, आप लाख कोशिश करके भी उनके दिल में नहीं जगह बना सकते। जो हमें छोड़कर चले गए हैं, उनकी याद में रोने की बजाय खुश रहना सीखिए। जो लोग हमारे पास होते हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और जो हमें छोड़कर चले गए हैं उनके पीछे भागते रहते हैं। खुशियाँ आपके आसपास ही हैं, बस उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है। उन खुशियों को ढूंढिए और खुश रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।